नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। माइक्रो स्टडी सेंटर में दोस्तों हिस्ट्री ऑफ झारखंड की क्लासेस चल रही है। इसमें अभी तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया है और झारखंड के जनजातीय विद्रोह से संबंधित लगभग 9 वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ। ओके, यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी वीडियो देख सकते हैं और पूरे जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर जेपीएससी, जेएसएससी एंड अदर एग्जाम्स जो भी झारखंड सरकार लेती है वहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट, आज का जो क्लास होगा दोस्तों, इसके पिछले क्लास का एक्सटेंशन होगा। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बिरसा आंदोलन के बारे में बताया था। बिरसा आंदोलन, ओके, ये बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा आंदोलन या फिर उलगुलान जो भी कहिए आप, ये 1900 ईस्वी में समाप्त हो गया था बिरसा मुंडा के मृत्यु के साथ ही। ओके, उसके आगे जो भी विद्रोह होगा अभी, ओके, वो सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो कि एक विद्रोह हमें मिलता है ताना भगत विद्रोह, और ये ताना भगत विद्रोह जो है दोस्तों 1914 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा सेक्शन है, आप इससे क्वेश्चन देख सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं बता दूंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो ताना भगत है, ये आपको मैं बता दूं, ये इस इलाके से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर आप झारखंड के इतिहास देख लीजिए। वैसे तो सभी इलाके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पलामू वाला सेक्शन अगर आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। ठीक है, और वो बहुत सारे आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। इधर संथाल परगना है। इस संथाल परगना में आपने देखा था कि हूल विद्रोह हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड में चर्चा होती है। उसके बाद ये वाला बीच वाला सेक्शन जो है, छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, यहाँ चूंकि मिनरल काफ़ी ज़्यादा था, तो अंग्रेजों ने भी इन मिनरलों की खोज कर ली थी। पहाड़, जंगल, इन सभी जगह में उसके कई तरीके से मिनरल मिलते थे। तो उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए यहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित करते थे, उन्हीं लोगों से काम लेते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो बाहर से आदमी वो ला नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आंदोलन आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है इन क्षेत्रों में हुआ है। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र वैसे भी रिच मिनरल है ना, रिच इन मिनरल है। तो यहाँ पर अभी हमने 1900 तक देख लिया कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 1914। ठीक है, 1914 में गुमला से फिर से एक आंदोलन शुरू होता है, और ये शुरू में जो है सांस्कृतिक आंदोलन रहता है एक तरीके से। ठीक है, हमारे समाज के लोगों को ही ये सिखाना होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हम जो अभी सीख रहे हैं, यानी कि उस टाइम का बात कर रहा हूँ 1914 का, जब मिशनरीज वगैरह आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके रहने सहने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, उसके प्रति ये आंदोलन शुरू होता है। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे क्या क्या करता है ये। देखिए यहाँ पर ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत नाम का व्यक्ति है, जिसका टाइटल जो है उरांव रहता है, जतरा उरांव। वो बाद में जतरा भगत के नाम से जाना गया, के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला से शुरुआत करी गई। ठीक है, इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। जो हमारा बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था, मुंडा उलगुलान, है ना, उसका विस्तार माना जाता है। यह आंदोलन संस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा को त्याग करने, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाने और झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। ये इस आंदोलन का जो प्रारंभ में स्थिति था यही था। मैंने आपको बताया पहले भी कि यह एक तरीके का संस्कृतिकरण आंदोलन है।
इसमें एकेश्वरवाद की बात कही गई, मांस मदिरा को छोड़ने की बात कही गई, आदिवासी नृत्य को सही नहीं समझा गया, उस पे पाबंदी लगाने की बात कही गई। ठीक है, झूम की खेती जो होती थी पहले, है ना, उसको वापस लाने की बात कही गई। जो सारे चीज़ें जो है अंग्रेजों की वजह से बंद हो चुके हैं। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था स्वशासन, यानी खुद का शासन लाना है। जैसे अगर उस एरिया में उरांव, ये चूंकि उरांव का है, तो इनका जो शासन व्यवस्था चलता था उस शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात कही गई। ओके, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म, कुरुख जो कुड़ुक होता है दोस्तों, कुड़ुक है ना, कुड़ुक भी बोलते हैं इसको, कुड़ुक। तो ये बेसिकली जो है आपका उरांव जनजाति को कहा जाता है, उनकी भाषा को कहा जाता है। तो कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया शुरू में, क्योंकि उरांव ये थे, इसीलिए इनको कुरुक आंदोलन के नाम से जाना गया। जो कुरुक या कुड़ुक जो बोल लीजिए, उरांव जनजाति का मूल धर्म है, उनका मूल धर्म यही है। इस आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में मांडर में शिव भगत, ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, शिव भगत। घाघरा में बलिराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत, और सिसई में देवमनिया नामक महिला थी। ये देवमनिया नामक महिला, इसको भी याद रखिएगा, ओके। और जतरा भगत आंदोलन पहले अहिंसक आदिवासी आंदोलन था, ये अहिंसक था, ठीक है। जब मांस मदिरा नहीं खा रहा है तो अहिंसक ही ना होगा वो। तो इस तरीके से आप इस स्लाइड से क्या क्या याद रख सकते हैं। पहला चीज कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914, अगर डेट सहित याद रखना है तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत थे। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछ चुका है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए। और इसका मुख्य उद्देश्य वाले जो मैंने सेक्शन बताया, एकेश्वरवाद, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, मांस मदिरा पर पाबंदी, झूम खेती की वापसी और स्वशासन स्थापित करने की बात कही गई है इस आंदोलन में, इसको आप याद रखेंगे। ओके, फिर तीसरा चीज क्या लिखेंगे कि इसको जो है अहिंसक आदिवासी आंदोलन कहा गया है, और ये भी याद रखेंगे। और इसी को उरांव जनजाति का धर्म या कुरुक नाम से भी जाना गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। तो जतरा भगत को जो है 1916 में गिरफ्तार कर लिया, है ना, और उसको बहुत प्रताड़ित किया गया जेल में, और शांति बनाए रखने की शर्त पे रिहा कर दिया गया। अभी यहाँ क्या होता है, इतना प्रताड़ित करने के बाद उनको जेल से रिहा तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु 2 माह बाद ही हो जाती है। ये तो जतरा भगत की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है 1916 में। 1914 में स्टार्ट किया, 1916 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी यहाँ इनकी मृत्यु होने के बाद देखिए क्या होता है। मांडर, रांची के पास, आपको पता है, मांडर में शिबू भगत द्वारा ताना भक्तों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जतरा भगत के बाद नेतृत्वकर्ता बने शिबू भगत मांडर में। ओके, तो वहाँ पर जो भक्त थे उन लोगों को कहा कि नहीं, आप खा सकते हैं, मांस मदिरा खा सकते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे भक्त जो हैं 2 भागों में विभक्त हो गए। एक तो वो मेन आदमी जतरा भगत जिन्होंने ये सिखाया था कि मांस मदिरा हमें नहीं खाना चाहिए, और दूसरी तरफ शिबू भगत जिन्होंने कहा कि नहीं, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो पूरा जनता था, जो पूरा इनका भक्त थे, 2 भागों में विभक्त हो गए। तो मांस खाने वाले जुलाहा भगत कहलाए, मांस खाने वाले को हमने कहा जुलाहा भगत, और शाकाहारी वर्ग को हमने कहा अरवा भगत। ओके, अरवा भगत इनको कहा गया जो शाकाहारी थे। राइट, यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। और फिर यह धार्मिक आंदोलन बाद में चलकर राजनीतिक रूप धारण कर लेता है, और 1916 के अंत तक यह आंदोलन जो है गुमला से रांची तथा पलामू तक फैल जाता है। इसका फैलाव भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें बता रहे हैं और उस पीरियड में जब अंग्रेज लोग
यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को सता रहे हैं, तो वो आंदोलन जल्दी फैलता है। ये फैल रहा था। तो यहाँ के भक्तगण जो है गुमला से पलामू तक पहुंच जाते हैं। पलामू में ताना भक्तों ने राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर समाप्त करने और तथा समानता की स्थापना की मांग करी, परंतु राजा ने आज स्वीकृत कर दिया, और अस्वीकृत कर दिया यहाँ होगा, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया, उसको मना कर दिया। राजा ने कहा कि मैं स्वशासन नहीं दे सकता हूँ, राजा का पद समाप्त नहीं कर सकता हूँ, भूमि कर समाप्त नहीं कर सकता हूँ, और समानता की बात तो मत ही कीजिए। ये सभी बातें राजा ने बताई, ऐसा हम नहीं कर सकते, जिसके कारण भक्तों व राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो 1919 ईस्वी में ताना भगत से जुड़े सभी आंदोलनकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी इनके प्रमुख व्यक्ति थे आंदोलन से रिलेटेड, उन सभी को 1919 में गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला ईयर है 1919। इनमें प्रमुख थे शिबू भगत, दिव्या भगत, सिंह भगत, माया भगत व शुक्रा भगत। ओके, ये सभी व्यक्ति थे जिन लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए और एक पॉइंट लिखा हुआ, 1919 ईस्वी में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर देना एवं जमींदारों को माल गुजारी देना बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया इन लोगों ने, तुरिया भगत और जीतू भगत ने। तुरिया भगत ने चौकीदारी कर और जीतू भगत ने माल गुजारी कर देना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उस समय जी रहे हैं तो आपको पता चलता कि पैसे की कीमत किस तरीके से होती है। केवल खेती बाड़ी से लोग पैसे कमाते थे। व्यापारी लोग जो भी पैसा कमाते थे वो बाहर के लोग होते थे, दिगू लोग होते थे, राइट। और यहाँ के आदिवासी लोग जो है छोटा मोटा जंगलों के उत्पाद बेचते थे या फिर अपना खेती बाड़ी करते थे। अब इस आंदोलन का जो फाइनल फेज होता है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का एंट्री होगा 1917 में। ओके, फिर लास्ट में आप जाएंगे तो आगे देखेंगे रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन का बात करेंगे, वहाँ पर भी ताना भक्तों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके पहले असहयोग आंदोलन में, यहाँ आवाज़ बहुत हो रहा है, तो ताना भक्तों का महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए जितने भी आंदोलन हैं उन सभी में योगदान रहेगा। आपका असहयोग आंदोलन में देखेंगे हम लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद आप सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देख लीजिए, उसमें भी रहेगा। ठीक है, 1940 में जो आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ उसमें भी रहेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे बाद में आज़ादी के समय भी इनका 1942 का जो आंदोलन है उसमें भी कई सारे काम ताना भक्तों के द्वारा किया जाता है। ये सभी हम लोग देखेंगे अलग अलग, जब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, 1942 का आज़ादी आंदोलन। ठीक है, इन सभी को हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी थोड़ा इसको और क्लियर कर लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इस आंदोलन की तृतीय चरण में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान ताना भक्तों ने दिया, और इस समय जो है इनका नेतृत्व करता कौन थे? सिद्धू भगत थे। कौन थे? सिद्धू भगत। ये सिद्धू भगत जो है यहाँ पर इन लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, सिद्धू भगत। इस दौरान ताना भक्तों ने शराब की दुकानों पर धरना देना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी द्वारा आंदोलन को मजबूत करना, ये सभी काम इन्होंने किया। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ताना भक्तों ने चरखा व खादी वस्त्रों को, है ना, अनुसरण किया।
ताना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, ठीक है, 1922 के गया अधिवेशन तथा 1930 के नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिया था। कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, 1922 में गया में और 1930 में नागपुर में। इन दोनों ही अधिवेशनों में महात्मा गांधी का अनुसरण करने के लिए ताना भक्तों ने अपना योगदान दिया। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन माना गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1930 के बारदोली आंदोलन से प्रभावित होकर ताना भक्तों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस आंदोलन से प्रभावित होकर ताना भक्तों ने सरकार को कर देना 1930 में बंद कर दिया था? तो वह है बारदोली आंदोलन। और आपको पता है बारदोली आंदोलन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, सरदार पटेल के द्वारा। ओके, मतलब मुख्य नेतृत्वकर्ता वही थे। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया उपहार स्वरूप प्रदान किया तथा ताना भक्तों के विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा 2017 में भी ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। ये जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है सभी एग्जामों में और आने वाले दिनों में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि रामगढ़ अधिवेशन जो कांग्रेस की होती है, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, और वहाँ पर ताना भक्तों ने अपने योगदान स्वरूप 400 रुपया जो है महात्मा गांधी को हाथ में दिए थे। ठीक है, आगे फिर ताना भक्तों की स्थिति जो है आज़ादी तक बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने रहने इन सभी में खर्चा होता है, वो पैसा आता नहीं। इसीलिए 1948 ईस्वी में जो है जब हम आज़ाद हो गए तो इन लोगों के लिए सरकार ने एक काम किया और रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया कि उनको फिर से बसाया जाए, अच्छे से रखा जाए। और 2017 में लेटेस्ट न्यूज़ जो था उसमें क्या किया गया है, ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। उसके विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है। तो दोस्तों आज का सब्जेक्ट मैटर जो है इतना ही तक था। ताना भगत आंदोलन जो 1914 में शुरू हुई थी और हमारा आज़ादी तक चला था, उनका विभिन्न चरणों में विभिन्न आंदोलनों में योगदान रहा। ओके, उन सभी को मैंने पॉइंट वाइज बता दिया, जहाँ जहाँ जिन पॉइंटों को याद करना है वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट झारखंड के आंदोलन को पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन को पढ़ेंगे। उसके बाद आगे का क्लास जो रहेगा दोस्तों वो भारत का जो आंदोलन है, पूरा संपूर्ण भारत का आंदोलन जो है उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और बीच में कई सारे चीज़ें और घटनाएं हुई है, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, तो आज का क्लास दोस्तों इतना तक ही रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा मोटिवेशन बनाते रहिए। ठीक है, झारखंड के सरकार को यह आह्वान करते रहिए कि वो एग्ज़ाम लेते रहे। ठीक है दोस्तों, इतना ही कह के आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।